नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और इस देश के सबसे बड़े चुनाव, आम चुनावों, लोकसभा चुनावों को जमीन पर लगातार कवर करते हुए, लोगों से उनके हिस्से के मुद्दों को पूछते समझते हुए और देश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर अपने चुनावी रथ के साथ मूड और मिजाज को भांपते हुए जो हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में भी जो पूरा का पूरा चुनाव है 7वें चरण की ओर, और क्योंकि अब 7वां ही चरण बचा है जिसका प्रचार और मतदान दोनों बचा है, 6 चरण इस देश ने अपने पूरे कर लिए। उसके बाद जो फोकस पॉइंट है वो आपको उस हिस्से में आकर दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के, जिसे कि पूर्वांचल कहा जाता है। दो बहुत बड़े सेंटर, वाराणसी, गोरखपुर, लेकिन इसके अलावा कई बड़ी लोकसभाएं, और ये वो लोकसभाएं जो कि हो सकता है कि इस आम चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के समीकरणों पर भी बड़ा भारी असर डालें। यूं तो वेब सीरीज में हमने मिर्जापुर का नाम खूब सुना है, लेकिन मिर्जापुर के लोग उस वेब सीरीज और वेब सीरीज के किरदारों से तमाम भी इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते, और ये हमको सुबह से लगातार बताया गया। मिर्जापुर में हम मौजूद हैं, सुबह चाय पर चर्चा की, कुछ जमीनी बातचीत की, जमीनी रिपोर्ट आपके सामने रखी, लेकिन अब वक्त है कि युवाओं के हिस्से की बात को सुनने का, युवाओं के मुद्दों को जानने का, समझने का, और ये जानने का कि मिर्जापुर का युवा वोटर आखिर क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उसके हिस्से के क्या मुद्दे हैं और किन चीजों पर ये जो देश का भविष्य है, ये भविष्य की सरकार को बनाना चाहता है। इसलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं साहब। खूब गर्मी में भी आप लोगों को परेशान किया गया और रविवार का दिन, तो चलिए ये एक दिन अच्छा मिल जाता है कि तफसील से बात हो सके। शुरू यहीं से करता हूं, बतौर वोटर किन मुद्दों पर ध्यान देकर और किन मुद्दों को सोचकर वोट देने जाएंगे? मैं तो तकरीबन 4 मुद्दे हैं। अगर देखा जाए तो एक रोजगार और नौकरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक जिसे हम सांसद चुनेंगे उसकी उपलब्धता क्या रहेगी? क्या वो एलीट वर्ग का सांसद बनेगा या वो आम लोगों का भी सांसद बनेगा? और तीसरा चीज कि जिस सांसद को हम चुनने जा रहे हैं वो किस पार्टी को प्रेजेंट कर रहा है, किससे चुनाव लड़ रहा है? क्या वो डेमोक्रेटिक माइंडसेट की सरकार का भागीदार बनेगा या फिर वो एंटी डेमोक्रेटिक माइंडसेट की सरकार का भागीदार बनेगा? और चौथा मुद्दा, जो मिर्जापुर के विकास के जो छोटे छोटे इशू हैं, जैसे यहाँ का जो उद्योग है, छोटे मोटे जो उद्योग हैं जो आज प्रायः खत्म हो गए हैं, उनको पुनर्जीवित करने का उसके पास कोई रोड मैप या कोई प्लान रहेगा कि नहीं रहेगा? ये 4 मुद्दों पर आप अपने सांसद का वोट डालेंगे, ये आप सोच रहे हैं। आपका नाम साहब? आयुष सिंह। आयुष, अब ये बताइए, जैसे आपने बोला 4 मुद्दे, वरीयता के क्रम पे जैसे बेरोजगारी और शिक्षा पर बात करें, खास तौर पर उसमें शिक्षा की जो बात आ जाती है, बेरोजगारी पर तो हमको मैनिफेस्टो में चीजें दिखाई देती हैं। शिक्षा, क्या आपको लगता है कि किसी भी दल के मैनिफेस्टो में उस पर वो जोर दिया गया जो शायद उसको पढ़ने वाले, एक तरीके से जो विद्यार्थी हैं, उनको चाहिए, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति दिखती है? नहीं, मुझे तो लगता है कि शिक्षा को लेकर के वो संजीदगी, वो संवेदनशीलता शायद किसी भी दल में उस तरीके से नहीं है। क्योंकि वर्तमान चुनाव अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे पोलराइजेशन होता है, जाति और धार्मिक मुद्दे हावी रहते हैं। इसलिए आप ये देखिए कि पिछली सरकार ने शिक्षा का बजट कम किया, और मिर्जापुर जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पे छात्रों का पलायन एक बहुत बड़ी समस्या रही है। आज इलाहाबाद, बनारस अगर ना हो तो हमारे पास पढ़ने के लिए हमें दिल्ली ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर एमएससी मैथ से करने की कोई क्लासेस नहीं है मिर्जापुर शहर के अंदर। चुनार यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह महाविद्यालय, वहाँ पे आपको एमएससी करनी होगी तो मैथ से वहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो शिक्षा से जुड़े हैं, चाहे वो विधि का कोई सरकारी कॉलेज हो, चाहे वो तकनीकी शिक्षा का कोई केंद्र हो, कॉलेज हो, वो दोनों यहाँ पर नहीं है। तो हमें पलायन करना होता है। तो छात्रों के पलायन को रोकने के लिए कोई रोड मैप पिछले इतने सालों में किसी सांसद ने संजीदगी के साथ नहीं दिखाया। जो हमारी सिटिंग एमपी हैं, इनके पास एक अच्छा अवसर था, क्योंकि दरअसल केंद्र और प्रदेश में इनकी सरकार है और ये गठबंधन की नेता हैं, तो अपनी तमाम बातें दबाव से मनवा लेती हैं, लेकिन उस दिशा में इन्होंने कदम नहीं उठाया। मिर्जापुर का केबी पीजी कॉलेज बहुत चर्चित कॉलेज है, राजनाथ सिंह यहाँ के प्रोफेसर थे फिजिक्स के। उस कॉलेज में बहुत बार छात्रों ने आंदोलन किया कि एमएससी की क्लासेस इवनिंग शिफ्ट में कर दी जाए, कम से कम 70-80 लड़कों का एक बैच चालू कर दिया जाए कि एमएससी तक तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो इस जनपद से कर लें, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए भी हमें इलाहाबाद जाना पड़ता है। तो शिक्षा को लेकर वो संजीदगी नहीं देखती। मुझे लगता है कि नौजवानों का भी एक बड़ा तबका पोलराइज होकर के अन्य मुद्दों पर हावी वोट देता है, इसलिए शायद सियासी दल उसको उस तरीके से गंभीरता से नहीं लेते हैं। और आयुष, मतलब एक सच आपने जो बता दिया, अक्सर लोग उसको कहने से बचते हैं। लोग कह तो देते हैं कि मुद्दों की बात हो रही है और मुद्दों पर वोट हो रहा है, लेकिन जो आपने आखिरी लाइन कही ना, ये अक्सर हो जाता है कि मुद्दों की बात करने वाले वर्गों में वोट डाल देते हैं, और इसलिए जैसा आपने कहा कि नेताओं को लगता है कि फिर मुद्दों पर इतना जोर क्यों देना। आपका नाम? जी, हमारा नाम रवि सविता है। हाँ। मैं आर्किटेक्ट का स्टूडेंट हूँ।
और यहाँ आज हम मेरठ में पढ़ने जाते हैं, हमारा क्लासेस चलती हैं तो हम मेरठ में जाना पड़ता है। लेकिन मिर्जापुर में पॉलिटेक्निक कैंपस में बीटेक कॉलेज होने के बावजूद आज से लगभग 7 साल 8 साल पहले से ही उसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, बीच में रुका, सरकारें बदली, रुक गई। उसके बाद भी अभी तक कहने को चालू है, लेकिन चालू नहीं है, मतलब प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी एडमिशन का या फिर ऐसा कोई प्रक्रिया चालू हुआ नहीं है। और लेडी पॉलिटेक्निक जो मतलब यहाँ पे स्थापित हो गया है, आज 2 साल पहले से वो बन के तैयार है, अभी तक उसमें एडमिशन की प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। तो आने वाली सरकारें जो भी हो, हमारा सांसद कैसा भी हो, जो भी हो, बस उनसे ये है निवेदन कि अगर वो चुन के जाते हैं, जनता के बीच में आते हैं, तो उसे रोकने का काम न करके उसे और भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। क्योंकि अक्सर सरकारें बदलती हैं तो उनके विकास के मतलब विकास के जो कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं। हाँ, सरकारें पलटती हैं तो जिसने जो काम शुरू किया दूसरा उसको रोक देता है। रवि, एक चीज बताइए, जैसा उन्होंने कहा और बहुत अच्छी बात कही, और युवाओं से चर्चा क्यों ईमानदार और अच्छी लगती है ना, कि कम से कम बराबर बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं। वही जो आपने कहा कि 2 कॉलेजों की आपने बात करी, ठीक है, 2 अलग अलग तरीके की टेक्निकल एजुकेशन की आपने बात करी। कोई उम्मीदवार जो घूम रहा हो निर्दल से लेकर किसी दल तक का, आपको लगता है कि जो मिर्जापुर का भावी सांसद होने की दावा करता है, योग्यता रखने की बात करता है, वो इन पर बात करता है कि मैं इस कॉलेज में इस डिग्री पर इस कोर्स पर काम करवा दूंगा? बिल्कुल, बोलने को हमारी एक अभी वर्तमान में सांसद अनुप्रिया पटेल जी हैं, बातें उठाती हैं, लेकिन उस पे कितना उनका हो रहा है कार्य, ये क्लियर नहीं हो पाता है। धरातल पर नहीं दिखता। बिल्कुल, धरातल पर नहीं दिखता है। और हमारे योग्य तो हमारे दोनों सांसद हैं, रमेश बिंद जी भी हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, और अनुप्रिया पटेल, माननीय अनुप्रिया पटेल जी भी हैं, अच्छे खासे पढ़ी लिखी हैं और वेल एजुकेटेड हैं, हमारी बातों को समझती हैं और बाकी सब चीजें समझती हैं। बशर्ते धरातल पर क्या कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा आकलन कर पाना आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। और जब मुश्किल होता है तभी इसलिए एक शब्द आता है कि चुनाव है, और चुनाव करना पड़ता है कि कौन बेहतर होगा। आपका नाम? अनुज उमर नाम मेरा है जी। वही सवाल है मोटा मोटा कि बतौर युवा क्या है आपके हिस्से का मुद्दा? मेरे हिस्से का मुद्दा ये है कि आपका जो भी जनप्रतिनिधि हो, आपका जो भी प्रत्याशी हो, वो आपके लिए जन सुलभ हो, आपके सुख दुख में खड़ा रहे, आपके समस्याओं को संसद में पहुंचा सके, आपके दर्द में आपके साथ रहे, आपके समस्याओं को सदन में मजबूती से उठाने का प्रयास करे, चाहे वो सत्ता पक्ष की सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, किसी के दबाव में वो अपने समस्याओं को क्षेत्र को सदन में न रखे, इस प्रकार के हमारे सांसद हो। क्षेत्र में ना रखे, ऐसा ना हो। हाँ। मेरे ख्याल से जी। हाँ। तो ये शिकायत आई क्यों कि सुनने वाले? हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि तमाम हुए सर, मगर कोई आपकी जनता से जुड़ा हुआ नहीं है। आप आज सांसद जी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, उनसे मुलाकात करने जाइए तो आपको डेट पे डेट मिलता है, आप जज हो गई यहाँ के, हम आपसे डेट लेंगे, आप तो हमारे नौकर है ना, हम तो जनता है। मैं देश भर घूमता हूँ तो कई नेता इसका एक जवाब देते हैं, और मैं इसलिए आपसे समझना चाहता हूँ कि वो जवाब कितना सही है। कई नेताओं ने हमको कहा कि काम होना चाहिए, कि हमारी उपलब्धता होनी चाहिए। जैसे 1-2 सांसद है जो मंत्री हो गए, मैं पूरा कर लूं, हाँ, जैसे 1-2 सांसद है जो मंत्री हो गए, वो बोले कि हमने एक व्यवस्था बना रखी है, हमारे दफ्तर में कोई कागज आता है, हम उसको सुनते हैं, उस पर काम कराते हैं, लेकिन अगर हम दिल्ली नहीं बैठे रहेंगे तो दबाव कहाँ से देंगे, वो काम कहाँ से 4 करेंगे? साल आप दिल्ली बैठ जाएंगे, 1 साल में आप काम दिखाएंगे, ये आपका जवाब आता है? 4 साल जनता आपके पीछे दौड़े जाके, आपको फोन करे, एम्स में आप बोलते हैं कि हम आपका चाहिए, आपका इलाज करा देंगे, आपको पीजीआई में दिला देंगे, घर में दिला देंगे, उसके बाद जनता भटके वहां जाके, ऐसा जनप्रतिनिधि लेके हम क्या करेंगे लेके? हाँ, जनता का जो दर्द है, यहाँ की मिर्जापुर की जनता, आज भी कोई भी बीमारी होती है, कोई भी समस्या होती है, फंस जाता है बेचारा। गरीब आदमी भी समस्याओं को कहाँ लेके जाएगा, किसके पास लेके जा पाएगा? एक ईमानदार हमारे पास जिलाधिकारी मिली थी हमको, जो कि हमारी समस्याओं को समझती थी, हमारे शामिल रहती थी, हमारे लिए हर संभव प्रयास करती थी। उसका हमारी माननीय सांसद जी ने ट्रांसफर करा दिया, बड़ी तकलीफ की बात है। पानी वहां सुन- पहुंचाया कि जहाँ पानी नहीं पहुंच पाता था। आज भी हमारे जनपद में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पर बिजली की समस्या है, जहाँ पर लोग एक टाइम खाना तो खा पाते हैं, दोबारा मिले कि न मिले ऐसी समस्या है। जनपद के लोग इससे झेल रहे हैं। तो हमारा जनप्रतिनिधि चाहे जैसा भी हो, हमारे सुख में जो खड़ा रहेगा वही हमारा सांसद होगा, ये हमारा निर्णय है। क्या नाम आपका? हमारा मेरा नाम राजीव कुमार पाल है। राजीव, मोटा मोटा आप समझ ही गए, हम आप लोगों के हिस्से का मुद्दा समझना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी भी कर रहा हूँ। जैसे भाई साहब ने कहा कि यहाँ के राजनाथ सिंह जो है ये जीडी बिना नहीं केबी कॉलेज से जो है टीचर हुआ कर, वो प्रोफेसर थे, और हमारे यहाँ तो वो सांसद भी हैं, और मैं देख रहा हूँ, उन्हें भली भांति देखता हूँ, और ज्यादातर तो दिल्ली में मिलते हैं, लखनऊ भी नहीं दिखाई देते हैं, मैं लखनऊ में ही रहता हूँ। और उसके बाद जैसे भाई साहब ने कहा कि जो है यहाँ की जो बड़े नेता हैं,
मेरी एक ही लाइन है, दूरदृष्टि पक्का इरादा, ब्यौरा कम काम ज्यादा। पहले आप काम तो कर ही नहीं रहे, ब्यौरे लेते हैं। ये ला दो, आधार कार्ड ला दो, पैन कार्ड ला दो, ड्राइवरी लाइसेंस ला दो, जो नहीं रहेगा उसी को लगा दो। हम तो कह रहे हैं पहले काम कर दो जो है, और जब कहोगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस कहोगे तो घर का खतौनी भी दे देंगे। पहले कम मत कर दो, लेकिन वो काम नहीं, दूरदृष्टि पक्का इरादा है नहीं, और ब्यौरा ज्यादा, काम कम है। और हम युवा जो है काम की तलाश में है, और खासकर युवा इस समय बेरोजगारी से त्रस्त है। उसके जेब में पैसे नहीं है, पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। उसके बाद अगर हम पढ़ाई कर भी रहे हैं किसी तरीके से, तो हमारी जो है कलम तक की, आज 10 रुपए के नीचे कोई कलम नहीं आ रही ठीक ठाक। मेरे कहने का मतलब ये है, कलम, किताब, कॉपी, पेंसिल इतनी महंगी हो गई है कि हमें लेने तक की दिक्कत हो रही। मतलब लिखन पढ़न की सामग्री तक की हम उपस्थिति नहीं कर पा रहे हैं। ये है स्थिति, युवा इतना दर्द में है। मुझे वापस वही बताइए, जैसे मैं वहां पूछ रहा था, किस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि हम शिक्षा की ऊपर लग रही जीएसटी को कम करेंगे? मैनिफेस्टो तो अभी हमने जो है खासकर विशेष पार्टियों की पढ़ी भी नहीं, और हालांकि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जो है कितना करोड़ है, 30 लाख रोजगार देंगे। मैं रोजगार नहीं पूछ रहा हूँ, मैं शिक्षा पूछ रहा हूँ। हाँ? मैं शिक्षा पूछ रहा हूँ, रोजगार नहीं पूछ रहा। आम आदमी पार्टी तो वैसे दिल्ली में इतनी जबरदस्त शिक्षा दी कि जो गवर्नमेंट बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी हैं, वो मतलब प्राइवेट से बेहतर, जो प्राइवेट देती है उससे बेहतर जो है वो सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि बसें उनके घर से जाती हैं और लेकर के जो है पढ़ने के लिए ले जाती है। तो आम आदमी पार्टी के से बढ़िया जो है कोई शिक्षा दे ही नहीं सकती। और फिलहाल जो है, देखिए ये होता है ना, ये अक्सर होता है, इसलिए कहते हैं कि राजनीति जब घुस जाती है तो मुद्दा भटक जाता है। मिर्जापुर में बात कर रहे हैं, लखनऊ के सांसद को आपने से शुरू किया, दिल्ली में आप पहुंच गए, लेकिन मूल सवाल वहीं अटक गया कि शिक्षा कौन सस्ती करेगा। जिस पर विरोध है उस पर चुने किसको? अब आप तो प्रिंसिपल हैं, कई बच्चों से मिलना होता होगा, मैं मूल सवाल वही पूछता हूँ। शिक्षा महंगी हुई, हर जगह बच्चे बोल रहे हैं, और वाजिब सवाल है, होना चाहिए। शिक्षा सस्ती कौन कर रहा है? हम अपने बगल वाले से सहमत हैं। देखिए हम भी, अब हम कहेंगे तो आप कहेंगे राजनीति जुड़े, भाई हम राजनीति से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हर व्यक्ति वोटर है, खुलकर बोल दिया ज्यादा अच्छा है। 399 विधानसभा का मैं पूर्व प्रत्याशी रहा, तो हम तो आम आदमी पार्टी जुड़े हुए हैं और हम उसके पक्षधर भी हैं। इस मामले में पक्षधर हैं। एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक डीएम और एक रिक्शेवान के बच्चे को एक बेंच बैठा के पढ़ाती है। ये परिवर्तन हमें चाहिए। इस परिवर्तन की राजनीति का नाम है आम आदमी पार्टी। सबसे अच्छी शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा ये करती है आम आदमी पार्टी। तो बताइए आपका क्वेश्चन का सलूशन मिला कि नहीं मिला? मिर्जापुर में जब ये सवाल पूछता हूँ तो मुझे इसलिए जवाब नहीं मिला क्योंकि मिर्जापुर में आप एक सहयोगी की भूमिका में है, मुख्य भूमिका में नहीं है। जो मुख्य भूमिका में है, क्या उनका ये वादा है कल को सांसद बोल दे? और हमने 3 चुनावों में उत्तर प्रदेश में साहब देखा कि चुनाव से पहले एक बेंच पर बैठे देखा और चुनाव के बाद हम ही लोगों ने 3 अलग अलग कार्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की जहां तीनों बोलते रहे वो ट्रांसफर नहीं हुआ, साथ नहीं हुआ। तो जनता क्या करे? नहीं, 10 हमारे केजरीवाल जी ने 10 मुद्दा उन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मैं 10 मुद्दा लागू करवा ले जाऊंगा। हम लोग उनके सिपाही हैं तो हम बिल्कुल मानते हैं बिल्कुल पूरा होगा और उसमें सभी सुविधाएं हैं। आप कहेंगे तो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। नहीं, आपको पता होना चाहिए, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, अगर आप नेता हैं। हम स्पष्ट सवाल पूछे थे और मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं सवाल दोहरा देता हूँ क्योंकि जब आप लोग बेरोजगारी और शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार पर मैंने लोगों के मैनिफेस्टो पर चीजें पढ़ी है, शिक्षा पर जीएसटी कम करने की बात, वो जो कलम का 10 रुपए बताया, कौन पार्टी लिख रही है कि 18% कम करेंगे? मुझे वो पार्टी का नाम चाहिए। मेरा मूल सवाल ये बताए तो कि हमारी पार्टी, ये सब पार्टियां जो हैं 3-4% शिक्षा, पूरे बजट का 3-4% शिक्षा खर्च करती हैं। हमारी पार्टी जो है पूरे बजट का 25% खर्च करती है। तो इसलिए ऐसा है ना, आप प्रिंसिपल हैं, मुझे वो बहस आगे नहीं करनी, मैं आगे ले जाता हूँ। लेकिन आप 2500 करोड़ भी खर्च कर देंगे, कलम के दाम थोड़ी कम हो जाएंगे। क्या आप उसमें सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं? नहीं फ्री दे रहे हैं ना, कॉपी किताब भी हम लोग फ्री देते हैं भाई। आप पता कर लीजिए, सब कुछ फ्री है तो कॉपी में दाम कहाँ बात आ गई फिर? नहीं, इन्होंने जो उठाया नहीं, एक मिनट, इस देश में वापस बोल रहा हूँ, अब फिर बात आप घुमा लीजिए। मैं भी थोड़ा पढ़कर आ गया हूँ। स्टेशनरी बाहर से खरीदी जाती है और वो बाहर से खरीदने वाली स्टेशनरी की बात कर रहे हैं, वरना तो उत्तर प्रदेश सरकार भी बोलती है कि स्वेटर तक फ्री है, पैसा कहाँ लग रहा है?
कहाँ शिक्षा महंगी है? मिड डे मील है, वो देखिए। फिर तो हर सरकार जो फ्री दे रही है वो जीएसटी में आएगा ही नहीं। मैं भी पेशे से प्रिंसिपल हूँ, इसलिए थोड़ा सा कष्ट होता है। हमको नहीं लग रहा है कि 2017 के बाद कोई वैकेंसी फिलअप हुई है। लड़कों का पढ़ाई लिखाई एकदम रुझान ही खत्म होता जा रहा है। पहले गांव में एक लड़का इंजीनियरिंग करता था, पॉलिटेक्निक करता था, तो उसको देख के 10 लोग पॉलिटेक्निक करने जाते थे, क्योंकि वो लड़का नौकरी कर रहा होता है। और अब क्या है, वो घर में बैठा है तो लोग पूछते हैं भाई घर में क्यों बैठा है? अरे वो पॉलिटेक्निक कर लिया था। तो अब ये कहानी उल्टी हो गई है, भैया पॉलिटेक्निक कर लिया है इसलिए घर में बैठा है। तो सरकार से कोई भी सरकार आए, हमें किसी की मतलब विरोध नहीं है, लेकिन जो भी है कम से कम युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करें और शिक्षा से हम धीरे से रोजगार पर आ जाएं जब जवाब ना मिले। आपका क्या नाम? अरविंद कुमार। अरविंद, वो मुस्कुराहट उसीलिए थी ना? हाँ, वो इसीलिए थी। अरविंद, ये बताओ, मैं वापस पूछता हूँ, एक बतौर वोटर आपके हिस्से का मुद्दा क्या है? क्या सोचकर वोट डालने जाओगे? मेरे हिस्से का सिर्फ एक मुद्दा है कि बेरोजगार युवा पलायन करने को लगातार मजबूर क्यों हो रहे हैं। इस पे कोई चर्चा नहीं होता। और माननीय सांसद महोदया जी कितनी बार इस पर चर्चा कर चुकी हैं या फिर कितना पलायन रोक चुकी हैं। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी पलायन क्यों कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। वापस ये सवाल मैं पूछता हूँ कि, और ये ना मैं जानबूझ के जाने के लिए, मैं किसी को परेशान करने के लिए नहीं, मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं, किस पार्टी में, किस दल में ये बात लिखी है कि हम पलायन रोकेंगे? स्टाइपेंड दे देंगे, सब लिखते हैं, अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो एक मुश्त पैसा दे देंगे, पलायन ना हो उसकी व्यवस्था करें। यदि किसी पार्टी में मैनिफेस्टो में न लिखा हो तो हम अपना मुद्दा छोड़ नहीं सकते। आप लोगों के माध्यम से सुनिए मेरी मतलब बात मैं, सुनिए। अरविंद जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बोला ना, अगर कोई नहीं लिख रहा तो आप चुन कैसे रहे हैं? हम लोग अपना संदेश दूर तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनको हटाया जाए, ताकि अगली बार मैनिफेस्टो में ये मुद्दा लिखा जाए कि पलायन रोका जाए। विरोध रहेगा तभी लिखा जाएगा और उनको हटाया जाएगा तभी ये होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। नहीं, सहमत। देखिए, जिसने काम नहीं किया उसके प्रति गुस्सा होना चाहिए, लेकिन फिर शेष उम्मीदवारों में से एक का चुनाव कैसे होगा जब कोई भी उस पर बात नहीं कर रहा? मैंने आपको बता दिया है ना कि जब इनका हम विरोध करेंगे, खंडन करेंगे, इनको नहीं लाएंगे तो अगली बार हमको मौका मिलेगा, लेकिन इनको ही वोट अगर हम दे देंगे तो फिर मुद्दा हमारा कहाँ जाएगा। शायद मेरे सवाल पूछने के तरीके में गलती है, मैं ये पूछ रहा हूँ, हो सकता है 1 से लेकर 20 का क्रम है उम्मीदवारों का, एक को आप नहीं चुन रहे हैं, 2 से 19 के बीच में किसको चुन रहे हैं? वो कैसे तय हो रहा है जब वो भी बात नहीं कर रहे हैं? तो 2 से 19 के बीच में उसका कार्यशैली देख के उसे एक बार मौका देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इनको मौका मिलेगा तो शायद मेरी बातें रखेंगे। ठीक है, मतलब जो काम नहीं किया उसको नाराजगी दिखाओ ताकि कम से कम बाकियों को सबक मिले। आपका नाम साहब? विशाल मालवी। विशाल जी, अब मोटा मोटा आप लोगों ने सुना, हम मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं उस नारेबाजी की डिबेट को नहीं करना चाहता। तो मूल रूप से एक वोटर के तौर पर जब आप वोट देने जा रहे हैं, क्या मुद्दा है जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है? हम तो यही देख के वोट देने का निश्चय किए हुए हैं कि जो सरकार बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लोगों को, वो चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति का हो, सभी को एक समान, कोई भी योजना हो, एक समान मिल रहा है। ठीक है, हम सब यही देख के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। चलिए, आपने अपनी एक पार्टी का दल का समर्थन बताया, लेकिन कई लड़के, देखिए, बहुत जेन्युइन समस्या बोली, जैसे वो दोस्त है उसने बोला कि यूनिवर्सिटी की बात, और ये बात सच है कि जब हम सुबह से मिर्जापुर घूम रहे हैं तो कई बच्चों ने हमको एक बात कही कि बनारस और प्रयागराज में के बीच में होने का शायद नुकसान है हमको, कि वहां ज्यादा बड़ी चीजें चली जाती हैं, यहाँ जमीन पर कम आता है। उस पर बात क्यों नहीं होती? उस पे अब इसके पहले तो कुछ भी मिर्जापुर में नहीं था। ठीक है, अब आने वाले समय में अभी देखिए मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अभी पेट्रोलियम का बहुत बड़ा हब है जो 45 जिलों का सप्लाई करेगा अपने मिर्जापुर, डगमगपुर, यहाँ से ठीक 30 किलोमीटर के आसपास है। तो धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ धीरे धीरे बहुत कुछ आता जा रहा है। और सुविधा थोड़ा सा, जब कुछ नया चीज, नया परिवार बनता है तो उसमें असुविधा थोड़ी थोड़ी होती है। ठीक है, पर आने वाले समय में इतना उत्तम और शुद्ध व्यवस्था रहेगा कि सभी आम पब्लिक, जनमानस खुश ही रहेंगे। अब देखिए, चूंकि वापस मैं बोल रहा हूँ, जब आप लोग राजनीतिक दलों का समर्थन खुलकर करते हैं तो हमको भी खुलकर सवाल कर लेने चाहिए। 2 चीजें, और सुबह से मैं जब मिर्जापुर घूमा तो लोगों ने खूब बताया, बोले आप कालीन के बारे में पूछिएगा और आप पीतल इंडस्ट्री के बारे में पूछिएगा, जिससे ढेर सारे लोगों का रोजगार जुड़ा था। आप चूंकि एक पक्ष का समर्थन कर रहे हैं जो इस वक्त जिम्मेदार है, उसकी टाइम लिमिट क्या होती है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि पुराना था, खराब था, ठीक करने में समय लगेगा, तो समय कितना लगेगा? 10 साल हुआ, उसके बावजूद अगर उस इंडस्ट्री से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि हमको मार्केट नहीं मिल रहा, वो उद्योगों पर दिक्कत है, लोग वो जो परंपरागत तौर पर उन कामों को करते थे वो छोड़ रहे हैं, तो कब तक सुदृढ़ हो, कितना वक्त? और इस समय तो जैसे कि अभी तो कालीन के विषय में अभी 5 साल पहले ही यहाँ पे अपने भदोही में, जिला में बड़ा सा कोई
उसमें हाँ एक्सपोर्ट के लिए हब बना हुआ है, ठीक है, वहां से काम धीरे धीरे चल ही रहा है, ठीक है ना। फिर मैं दोहराना चाहूंगा बात को कि कोई चीज अगर नया चीज जैसे जहाँ कुछ नहीं था, अगर वहां कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तुरंत उस समय के लिए सहमत हूँ हाँ, साहब, मैं पूछ रहा हूँ समय कितना, वो थोड़े से की समय परिभाषा। अब आने वाले समय में ये सरकार बनती है तो हमें उम्मीद है कि सरकार सारी चीजों को पूरा करेगी। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, ये जो थोड़ा सा आने वाला जो होता है ना, ये अपरिभाषित हो जाता है। आप प्रोफेसर हैं, आप समझेंगे कि एक इन्फिनिटी का साइन होता है, वो कुछ वैसा सा बन जाता है। जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि इन्होंने कहा कि भदोही में चला गया है, तो मिर्जापुर वाले क्या करें भैया, इसका उत्तर दे दे। अभी पीतल का यहाँ पे उद्योग के लिए अभी 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 हम लोग कार्यक्रम में ही थे, तो वहाँ पे अभी पीतल के लिए विषय में मोदी जी ने, अनुप्रिया पटेल जी ने मोदी जी से इस बातों के लिए कहा है, और पीतल का ही उनको जो भेंट दिया हुआ है वो पीतल से बना हुआ ही उनको दिया है। उनको फिर से याद दिलाया कि इधर पीतल का बहुत बड़ा उद्योग है, यहाँ पे आगे आने वाले समय में यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। धीरे से आप एक बात कही गए कि उनको भी याद दिलाया गया है, और याद, हाँ बिल्कुल, आप छूट गए थे, माफी जी। आपका पीतल नाम साहब? धीरेन्द्र सिंह नाम है। पीतल व्यवसाय संबंधी जो इन्होंने जानकारी दी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 5 साल में, ठीक है, पिछले 5 साल में पीतल व्यवसाय को लेकर कुछ नहीं किया गया। सरकार और प्रशासन द्वारा ये दबाव डाला गया कि आप पीतल व्यवसाय को शहर से बाहर लेके जाइए। ठीक है, व्यापारी तैयार हो गया, हम बाहर लेके जाएंगे। ऐसा क्यों, मतलब क्यों कारण? इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से, ठीक है, लेकिन लेकिन मिर्जापुर का नहीं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से। तो लेकिन अगर बाहर कोई व्यापारी अपना माल ले कहीं फैक्ट्री लगाएगा तो आप उसे जगह देंगे, बिजली का व्यवस्था वहां देंगे, पानी का व्यवस्था देंगे, सीवर का व्यवस्था देंगे। ये नहीं कर पाए। ये 5 साल से रोड मैप तैयार कर रहे हैं, आज तक रोड मैप नहीं तैयार हो पाया कि व्यापारी कहाँ ले जाके अपनी यूनिट लगाए, और व्यापारी जा नहीं रहा, उसके लिए सबको नोटिस आ रहा है। अधिकारी उस नोटिस के दबाव में व्यापारी से वसूली कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। साथ में जीएसटी विभाग के अधिकारी, पुलिस जा रही है, साथ में सारे लोग त्रस्त कर रहे हैं व्यापारी को। और जीएसटी छूट के नाम पे 1 रुपए का छूट नहीं है। मुरादाबाद में जो व्यवस्था चल रही है, अगर वही व्यवस्था मिर्जापुर में लागू कर दी जाए तो यहाँ का पीतल व्यवसाय बढ़ जाएगा। आप मुरादाबाद की व्यवस्था थोड़ी समझा दीजिए, हमारे जिन दर्शकों को समझना है उनके। मुरादाबाद का ये है कि जैसे यहाँ शहरी क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, काफी पुराने से पुश्तैनी काम है, यही चीज से मुरादाबाद में चल रहा है। लेकिन वहां पे जो फैक्ट्री पुराने समय से चल रही है, उसी एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया गया, और फैक्ट्रियों की बहुत आयत है, उस इलाके को आपने इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया। लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं ये लोग, और वो व्यवस्था बदल जाए तो आप लोग हाँ, को आसानी मिल जाए। ठीक है। आप रह गए थे जी, अभी जैसे कि हमारे एक भाई थे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, वो मुद्दा भटका के भाग गए। जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है कि रोजगार और नौजवान पे बात हो, मुद्दा भटका दो, मंदिर पे बात कर लो, मस्जिद पे बात कर लो, इसी तरीके से वो भी मुद्दा भटका के भाग गया, पीतल बर्तन पे बात करने लगे। यहाँ रोजगार की बात हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा धोखा हुआ है, वो नौजवानों के साथ हुआ है। पहले तो ये 2 करोड़ रोजगार देने का, नौकरी देने का वादा करके सरकार में, नौजवानों ने इन्हें खूब समर्थन दिया, उसके बाद नौकरी नहीं मिली। सबसे बड़ी भर्ती जो होती थी रेलवे की, आर्मी की, बीएसएफ की, ये सब भर्तियों को उन्होंने बंद कर दिया, और अग्निवीर योजना को ले आए, जिससे नौजवान सपने में देखता था कि वो फौज में जाएगा। आज वो नौजवान सपना नहीं देख पा रहा है कि मैं फौज में जाऊंगा। उस नौकरी से हजारों करोड़ों नौजवानों का नुकसान हुआ है। और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो मैनिफेस्टो में, योगी सरकार के मैनिफेस्टो में ये था कि नौजवानों को लैपटॉप दिया जाएगा, एक भी लैपटॉप नौजवानों को नहीं दिया गया। टैबलेट देने की बात कही गई थी, वो भी झूठ निकली। इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को छला गया है। क्या नाम आपका? आकाश जी, क्या नाम साहब आपका? अनुराग तिवारी। अनुराग जी, हम तो आए थे ये समझने, जैसा उन्होंने कहा ना, आकाश ने वापस लौटाया है, युवाओं के हिस्से का मुद्दा क्या है मिर्जापुर के? मिर्जापुर का मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी का है। यहाँ पे जो 2 पुराने उद्योग थे, कारपेट का और पीतल का, वो शून्य होता जा रहा है। उसको कुछ एक्स्ट्रा जैसे सरकार से तरफ से रियायत नहीं मिलती, जो रॉ मटेरियल होता है उस पर कुछ रियायत नहीं मिलती। सब तो व्यापार तो यहाँ शून्य हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो सांसद हैं, माननीय मंत्री हैं, उद्योग राज्य मंत्री हैं, उद्योग के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हुआ है सर। और हर व्यक्ति बेरोजगारी, आज महंगाई इतनी है, आज बच्चों को पढ़ाना हो, बात कर रहे थे सरकारी स्कूल की और प्राइवेट स्कूल की, लेकिन आप भी महसूस करते होंगे कि जितने मंत्री, विधायक, मिनिस्टर होते हैं, वो भी उसी प्राइवेट स्कूलों में अपने फंक्शन और कार्यक्रम में जाते हैं। कभी किसी सरकारी स्कूलों में आप नहीं देखेंगे कि वो गेस्ट बन के जाएंगे। वही बड़े स्कूल जो कारपोरेट स्कूल है, और उसी कंपटीशन में जनता एकदम परेशान है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो
माहौल होता है कि हम भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। और इस समय सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और यहाँ उद्योग नहीं है, सबसे बड़ा कष्ट इस बात का। जैसे अपनी दो बातें बहुत वाजिब कही और मैं वापस समझने के लिए पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने बीच बीच में पूछा था, फिर मत मुस्कुरा देना, ठीक है। आपने दो मुद्दे उठाए। किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या ये लिखा है कि पीतल और कालीन इन दोनों उद्योगों के लिए वो किस इलाके में, किस जमीन पर, कहां पर अपना इंडस्ट्रियल एरिया लेकर आएंगे? एक ने काम नहीं किया, क्या दूसरे के वादे में वो चीज है? मोदी जी ने जब पहली बार यहाँ चुनाव कैंपेनिंग करने मोदी जी आए थे 2014 में, उन्होंने ये वादा किया था कि मुरादाबाद की तर्ज पे मिर्जापुर पीतल उद्योग में व्यापारी और रजिस्टर्ड फर्म को हम सब्सिडी देंगे। जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की व्यवस्था। आप सुन रहे हैं, अपना सवाल नहीं समझे। मैं बोला कि जहाँ कमी है वो तो दिख गया, मैं पूछ रहा हूँ उसका ऑल्टरनेट कहाँ दिख रहा है? क्या कोई ये बात कर रहा है? गठबंधन के मैनिफेस्टो में है कि हम क्लस्टर सुविधा, सरकार अगर हमारी बनेगी तो मेटल व्यवसाय को क्लस्टर सुविधा का लाभ देंगे। क्लस्टर सुविधा का मतलब कि जो सरकारी मतलब फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक है, बंदूक की फैक्ट्री होती है, ऑर्गेनेट फैक्ट्री, वहां से ये एक कोटा तय कर देंगे कि जो रजिस्टर्ड फर्म है उनको हर महीना या हर 6 महीने पे इतना माल वहां पे मिलेगा, मार्केट से 50 रुपए कम पे। ये व्यवस्था होती है। समस्या दूसरी है ना। देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ। समस्या आपने बताई, समस्या एक्सपोर्ट की नहीं है, समस्या उस एरिया की है, जगह देने की है, उस मान्यता की है, इंडस्ट्री। जैसे सर यहाँ पुराना उद्योग पीतल उद्योग है, यहाँ एनजीटी के नाम पे पॉल्यूशन के उसको दूर करने की बात। पॉल्यूशन के नाम पे जो यहाँ समस्या आ रही है, आप नई जगह नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कुछ एरिया जो पुराने कामों के लिए जाना जाता है उसको वहाँ छूट मिल जाती है कुछ शर्तों के साथ, कि आप चिमनी लगा लीजिए, धुआं थोड़ा ऊपर जाएगा 30 फीट। और व्यापारियों के हित की बात है, तो मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी आज नहीं रहे हैं। सबसे पहले चुंगी प्रथा को खत्म उन्होंने किया, जो व्यापारियों से वसूली का सबसे बड़ा कारण था। उसके बाद वो लगा वैट लगा, व्यापारियों से उन्होंने बुला के पूछा कि आप वैट चाहते हो कि नहीं चाहते हो। पूरे देश में वैट लागू हुआ, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रदेश में व्यापारियों की मर्जी के बिना वैट नहीं लागू करने दिया था। तो व्यापारी अगर एक समस्या लेके उनको पता चल जाए कि उनका मिनिस्टर किसी व्यापारी को प्रताड़ित करता है, तो वो मिनिस्टर दूसरे दिन नहीं रहता था। वो व्यापारियों को इतना महत्व देते थे। और यहाँ पे व्यापार के नाम पे क्या है जानते हैं? उद्योग मंत्री हैं, लेकिन उद्योग का कहीं कुछ पता नहीं है। जितना खनिज संपदा है उसकी लुटाई इतने अच्छे से हो रही है, और सारी वसूली खनिज संपदा से हो रही है। व्यापार के नाम पे कुछ नहीं है। सब मिनिस्टर और अधिकारी, जो अधिकारी उनकी नहीं सुनेंगे, जो उस वसूली में शामिल नहीं होंगे, ईमानदार अधिकारियों को हटा दिया जाएगा। मूल सवाल हालांकि मेरा भी वहीं रह गया कि क्या उसका ऑल्टरनेट कहीं दिख रहा है? इतिहास ऑल्टरनेट नहीं होता। क्या कोई ये वादा कर रहा है कि हम इंडस्ट्रियों के वो स्टेटस जो चेंज करने हैं, जो एनजीटी के क्लियरेंस है, वो हम करवा देंगे? ये बात किसी के मैनिफेस्टो में, किसी के वादे में लिखी है? अखिलेश यादव एक समय था, अभी जो आप इतिहास बताएंगे जो अभी कोई कर रहा है? अभी बता रहे हैं सर कि ये जो क्या कहते हैं इसको, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसके वजह से सारे रोलिंग मिलों को नोटिस आया था। एनजीटी के तहत ही आया था। तमाम उत्पाद शुल्क एनजीटी में नहीं आता, नहीं, वो जीएसटी के अंदर आता है। जीएसटी वो तो अलग चीज है। जो आपने केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही बोले ना, जो उसकी तरफ से नोटिस आया था रोलिंग मिल यहाँ हटाने के लिए, मतलब पर्यावरण के वजह से, इन्वायरमेंट के वजह से यहाँ से रोलिंग मिल हटाने के लिए कई कई करोड़ के नोटिस आए व्यापारियों के पास। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में सारे रुकवा दिए गए। उन्होंने ऊपर बात किया कि यहाँ पुराना व्यापार जो चल रहा है वो उसी तरह चलेगा। तो कोई सरकार आए जो व्यापारियों की पीड़ा को समझे, जो नेता व्यापारियों को, और ये हमें लगता है कि उनकी सहानुभूति, मतलब अखिलेश यादव ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की पीड़ा को महसूस करते हैं। हमने महसूस किया लखनऊ में कि अगर वो जाते रहते थे और अगर 150 लोग बैठे दिख जाते थे किसी कारण से, तो वो गाड़ी रोक के अपने पास से भेज के बुलवाते थे कि वहाँ क्या दिक्कत है, क्यों लोग बैठे हैं, और बुला के पूछते थे कि उसमें से 4 लोगों को बुला लो। लेकिन अब की सरकार ऐसी है कि कोई मतलब उनको मतलब नहीं है, जाते रहेंगे, और जो बैठे हैं अगर वो अपनी बात कहना चाहेंगे तो उनके ऊपर लाठी चलवाएंगे। देखा, मैं बचना अभी आप बोलोगे फिर मैं बचना चाह रहा था सियासत से, लेकिन ये होता है कहीं ना कहीं जो सियासत से जुड़ा होता है उसकी जबान पर नेता का नाम आना ही आना है। कि कोई सियासत से दूर नहीं हो सकता। आदमी रोज चुनाव करता है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, क्या करना है, हर दिन चुनाव करता है। हर की आपत्ति थी इसलिए मैं आपसे बोल दिया। आपत्ति हमारी ये नहीं थी कि कोई पॉलिटिक्स ना करे। नौजवान पॉलिटिक्स करेगा, नौजवान राजनीति में आगे आएगा, तभी देश सुधरेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने 2012 में लैपटॉप बांटा था, 15 लाख लैपटॉप बांटा था। आज 10 साल बाद अमेरिका अपने नौजवानों को लैपटॉप बांट रही है। जो 2012 में बांटा गया था, आज अमेरिका 10 साल बाद वो काम करने जा रही है। सोचिए अखिलेश यादव की सोच क्या थी।
कितनी दूरदर्शी सोचती कि वो नौजवानों को आधुनिक बनाना चाहते थे, उनको फ्री में लैपटॉप दिया। जो गरीब कभी दूर से कंप्यूटर को देखा करते थे, वो अपने पास लैपटॉप चला रहे हैं घर में और रोजगार भी कर रहे हैं उससे। उससे रोजगार भी कर रहे हैं, गाँव में बैठ के कुछ फॉर्म में भर रहे हैं, कुछ किसी तरीके का रोजगार, लैपटॉप से जुड़ा हुआ रोजगार भी लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे दुकानों पे अखिलेश यादव जी का लैपटॉप दिख जाएगा आपको, जिसको नौजवान यूज कर रहा है। मेरे ख्याल से सबकी बात आ गई या कोई रह गया जो बोलने को? हाँ, ये अभी अभी आए हैं। आपका परिचय? हाँ, देखा, ये बोलती है जनता जब आप लोग हाथ देकर इशारा करते हैं ना कि नेता आ गए। जी जी, मैं राम बाबू यादव। जी बताइए। हम तो पूछने आए थे कि मिर्जापुर के युवा वोटर क्या सोचते हैं, लेकिन धीरे धीरे होता है कोई भी चर्चाओं में इस तरीके से अपने अपने लोग आते जाते हैं। मैं वही सवाल पूछता हूँ कि मिर्जापुर का वोटर वो किन मुद्दों पर वोट करने जा रहा है? पहले तो आपको धन्यवाद। यहाँ की जनता और यहाँ के वोटर, यहाँ के नौजवान, सारे लोगों के एक ही मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी तो ऐसी है कि लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अब बात आ गई, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कुछ मिलना नहीं है। तो सरकार ये चाह रही है कि जो हमारे नौजवान हैं उनको तो कुछ मिलना नहीं है, लेकिन अब नौजवान ना हो पाए लोग। भाई शिक्षा से ही नौजवान होते हैं, शिक्षा नहीं रहेगा तो बड़े होने के बाद कोई मतलब नहीं, आप पागल हैं। पूरी पीढ़ी को इस देश के आप पागल बोल देंगे जिन लोगों ने नहीं पढ़ाई की होगी। नहीं 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 नहीं, हम अभी का कहना है कि ये चाहते हैं कि आप पागल हैं, हमसे सवाल ना करें। सवाल कौन करता है? बुद्धिजीवी जो पढ़ा लिखा हुआ। जब पढ़ेंगे ही नहीं तो सवाल कैसे करेंगे? तो आज जो जनता चाहती है वो युवाओं के साथ खड़ी है। यहाँ बुजुर्ग, माँ, बहन, बेटी, मैं गांव से आ रहा हूँ। मैं इधर जिगना, गैपुरा, बिरोही, मढ़ौड़ा, सारे जगह अभी मैं चला आया। जैसे पता करते हैं साहब आप? जी मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे ही सेवा करता हूँ, जनसेवक हूँ। ठीक है, हाँ बताइए। जी नहीं, मतलब मैं पूछ रहा, इतने गांव घूम रहे हैं तो क्या ऐसा करते हैं? यही देख रहे हैं कि हम ये देखने नहीं कि जैसे आप निकले हैं देखने। हम तो मेरा पेशा है, मेरा तो काम है। हम जनसेवक, मैं बोल रहा ना जनसेवक हूँ। मैं जनता की सेवा के लिए निकल जाता हूँ देखने की यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या होने वाला है। राजनीति का दूसरा नाम तो जनसेवा नहीं होता? नहीं है ना, है, बिल्कुल है। तो अब हमारा मतलब हर युवा बिल्कुल एकदम अपने रोजगार की लड़ाई लड़ने निकला है, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए निकला है। और सच पूछिए तो महंगाई को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए कि महंगाई न हो, जो हुई, क्योंकि अब लगता है कि ना हो। मतलब एक चीज बताइए, बड़ा अच्छा आपने बोला कि साहब जैसे आप बोलते हैं ना कि महंगाई ना हो। अब मुझे बताइए, मैं तमाम मैनिफेस्टो पढ़ा, शायद मुझसे गलती हो गई हो, मैं ना पढ़ पाया हूँ। दाम कम होंगे या स्थिर होंगे? जी हाँ, कुछ चीजें होती हैं कि जिसपे काबू पाया जा सकता है। क्योंकि मुझे लिखा नहीं दिखा, अगर किसी पार्टी ने लिखा है तो वो बता दीजिए। जी, कुछ चीजें होती हैं जो काबू की जा सकती हैं। वो निर्भर होता है जो आपके डीजल और पेट्रोल से। अगर पेट्रोल और डीजल पे लोग ध्यान दे देंगे तो कहीं लिखने की बात नहीं आएगी, ये सीधी सीधी महंगाई कम हो जाएगी। वो वादा है कहीं कि हम डीजल पेट्रोल इतना कर देंगे? बिल्कुल है। ये जनता की आज सोच रही है। आज महंगाई पे ही वोटिंग करने चली है, तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में है। समस्या है, सहमत। समाधान है? समाधान भी है। अगर इंडिया गठबंधन आता है तो निश्चित रूप से महंगाई कुछ कम होगी। कितनी? अब ये तो नहीं कहा जा सकता कितनी। ठीक है, हम कहे ना, वो फिर ये मुस्कुराएंगे सारे भाई। हाँ, कि नहीं, मुद्दों की बात करनी बहुत जरूरी है। मुद्दों पर बात हो, हवा में बात ना हो जाए। क्या नाम भाई? शुभम यादव नाम है हमारा। क्या सोचकर वोट करोगे? देखिए भैया, सबसे पहली बात एजुकेशन का यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं और हम लोग गवर्नमेंट स्कूल की हालत जान रहे हैं। वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा नहीं है, और साथ ही अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वो प्राइवेट जो स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे फीस वगैरह बहुत हाई है वहाँ पे, ठीक है। तो अब जो इंसान अगर अपने आप को वेल स्टैब्लिश करना चाहेगा तो वो चाहेगा कि उसको सही एजुकेशन मिले, क्योंकि उसी के थ्रू वो आगे बढ़ सकता है। तो गवर्नमेंट वो फैसिलिटी दे नहीं रही है, प्राइवेट तरफ वो इंसान कुछ कर नहीं सकता है, तो इंसान करेगा क्या? फिर आगे चलकर गवर्नमेंट का
अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आएगा लोगों के किस लिए। तरीके की पढ़ाई के लिए आप चाह रहे हो कि उच्च शिक्षा में या स्कूली शिक्षा, बात किसकी कर रहे हो? जी, हर तरह का, क्योंकि हर एक इंसान है जो वो हर जैसे जो फील्ड चाह रहा, जो स्पोर्ट्समैन होगा तो वो चाहेगा कि हमारे यहाँ पे जैसे आप अपनी बात करो, अपनी बात करो। तो मैं क्या ना दूसरों के हिस्से की बात नेतागिरी हो जाती है यार। जी, थोड़ी ठीक है। हाँ। तो जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि उसके लिए हायर एजुकेशन के लिए मेरे जिले में एक और अच्छे से अच्छे वो फैसिलिटी मिले कि ताकि हम उसके थ्रू हम आगे बढ़ते जाएँ। जैसे क्या मतलब क्या यहाँ पर कॉमर्स में बीकॉम या एमकॉम नहीं, करने के लिए कॉलेज नहीं है? एक ही कॉलेज है हाँ। और वहाँ पे भी लिमिटेड सीट्स हैं। हुँ। तो जैसे फिर अगर अगर मैं ये समझना चाह रहा हूँ सुधार क्या होना चाहिए? सुधार ये होना चाहिए कि एजुकेशन को और अच्छे ब्रॉड करना चाहिए वहाँ। क्या अच्छा करें? अच्छा करें, सुधार करें, अच्छा करें, सुधार करें, एक ही शब्द हो जाएगा ना? क्या बदलें? बदलने के लिए भैया तो सीट्स को और ज़्यादा लाया जाए। जैसे एमकॉम के लिए यहाँ पे 80 सीट है जीडी बिनानी पीजी कॉलेज में। तो अगर और जो रेस्ट जो बचेंगे वो जाएँगे कहाँ पे? उनको भी तो कुछ चाहिए ना कि ताकि वो पढ़े वहाँ पे। एलएलबी के लिए यहाँ पे कोई भी एक डिग्री कॉलेज नहीं है। फिर अभी अपनी बात इसलिए मैं बोला ना सबके नहीं, नहीं, हिस्से की। देखिए भैया, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम यूथ हैं तो हम सबकी बात कर सकते हैं ना यहाँ पे। ठीक है करो, क्योंकि नहीं मैं उसका कारण बता रहा हूँ। मैं अब जब आप सबकी बात अनएम्प्लॉयमेंट युवक हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो मैं अनएम्प्लॉयड युवक हो आप। अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है? तो ऐसा है कि हम सबकी प्रॉब्लम्स को भी देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, सबका फील कर रहे हैं हम। जो मेंटल प्रेशर से हम गुजर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ मैं क्यों पूछा, अब मैं बता देता हूँ चलो। मैं यही चाह रहा था कि अपनी बात करो, ये नहीं चाह रहा था कि सबकी बात करो। मैं बता देता हूँ, हम सवाल अपनी सुन बात लो। रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते वो लेकिन वो सेल्फिशनेस हो जाएगा ना फिर। मैं बता नहीं होगा। सेल्फिश मैं बता बात रहा हूँ। करना चाह रहे हैं कि ताकि हम सबके मुद्दों को रख सकें यहाँ पे। अपने हिस्से का वोट डालते हो कि सबके हिस्से का नहीं, डालते अपने हो? हिस्से सेल्फी का। होता है ना। लेकिन भैया लोकतंत्र। हम डालेंगे, एक वोट डाल देंगे तो वो ओवरऑल सबका ही कहीं ना कहीं वो जब वो बनता है एक तरीके से क्या बोलते इसलिए हैं, मैं बोलता अपनी बात करो, वो अपने आप बन जाएगा जो बना रहे वही हो। बात है। अपनी अपनी बातों हाँ। से और अपने अपने वोट से एक वोट बनता से है। जो बनता है मेजोरिटी से, फिर एक कंस्टिट्यूएंसी से या फिर एक जो भी होगा। समझ रहा हूँ और वही मैं भी कह रहा हूँ, अपनी अपनी बात करेंगे सब हाँ। तो मेजोरिटी बन जाएगी। आप सबकी मत करो ना, उधर चले जाऊंगा मैं। अब मैं जो पूछना चाह रहा था, क्योंकि अब अपने सबकी बात कर दी, जैसे मैं कई जगहों पर गया तो मुझे एक लड़की ने बहुत अच्छी बात कही। वो बोली जब लोग बोलते हैं कि प्राइवेट एजुकेशन जैसा कर दो, प्राइवेट एजुकेशन जैसा कर दो, हायर एजुकेशन में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं देखता, सबको आईआईटी देखना है, आईआईएम देखना है और एनआईटी देखना है। तो मैं इसलिए आपसे वो सवाल पूछा था कि आप कौन सी एजुकेशन लेवल पर आप सुरक्षा मतलब बेहतरी की बात कर रहे हो, स्कूल पर या कॉलेज पर? भैया स्कूल और कॉलेज दोनों में ही बेहतरी होना जरूरी है, क्योंकि बेसिक तो बेस होता है जो वो ही स्कूल होता है। हाँ। स्कूल से वो आगे बढ़ते हैं तो फिर डिग्री कॉलेज में जाते हैं। तो आपका बेस जब अच्छा रहेगा तो फिर आप डिग्री कॉलेज में जाएंगे, फिर आगे भी आपका हायर एजुकेशन पे आप जाएंगे। लेकिन बेस आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका बेस जो आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे आपका बेस ही होता है कि जो आपको उस कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको एंट्री तैयार कर सके उसके लिए आप। ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो युवक होते हैं वो जाएंगे इलाहाबाद की तरफ रुख करेंगे, या फिर दिल्ली की तरफ जाएंगे, या फिर लखनऊ की तरफ जाएंगे, बनारस जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? और भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो देखेंगे कि इलाहाबाद और बनारस दो के बीच में ये मिर्जापुर है, और मिर्जापुर में कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। अभी हम थोड़ी देर से आए, मैंने वही अभी वहां कहा था कि हाँ, पर्सनल लेवल पे हम आपको बात बताएं, हमारे फैमिली में काफी कैजुअलिटीज वगैरह हुआ, तो हम उस चीज को प्रॉपरली फील करें। रेफर कर दिया जाता है या तो बनारस है या प्रयागराज। सिर्फ बुखार के लिए है। आप थोड़ी देर से आए, वो बात मैं उठाया कि क्या मिर्जापुर बनारस और प्रयाग के बीच में फंसने का नुकसान तो नहीं झेल रहा? जी वो झेल रहा है भैया, प्रॉपरली झेल रहा है। और यहाँ के युवक जो झेल रहे हैं वो वही समझ सकते हैं, वो जो मेंटल प्रेशर है। अभी हम आपको क्या बताएं, अब धूप में आया, देखिए मेरा बाल चला गया, देख रहे हैं ये क्या एक मेंटल प्रेशर का ही कहीं ना कहीं तो वो एक है। अखिलेश यादव की सरकार में हम जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर किए थे, लगभग 1 नंबर से आसपास रह गया था मेरा। उसके बाद से वो जूनियर असिस्टेंट का एक बार एग्जाम हुआ, फिर पेपर लीक हुआ, फिर नहीं आया, लेखपाल का नहीं आया। हम एसएससी जो सीजीएल का है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। तो उसमें भी काफी इरेगुलरिटी रहा। उसमें चाहे कि मैं सहमत हूँ इस बात से, 4-4 5-5 साल में वैकेंसी आ रही हैं, वो रेगुलर नहीं है। हाँ, वैकेंसियों की संख्या वो नहीं है जो पहले आ रही थी, और उसके बाद जो 4 पेपर हुए लगातार वो लीक हुए। इन तमाम तथ्यों से मैं सहमत हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आराम से बात करना चाह रहा हूँ। मुझे वो राजनीतिक चर्चा नहीं चाहिए। मैं इसलिए आपसे पूछा कि बदलाव क्या चाहिए। पार्टी के समर्थन में नहीं है, लेकिन यही है कि हम लोग के समर्थन में कौन खड़ा हो रहा है। बहुत कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो मेरे हित के लिए बोलना चाह रही है, मेरे हित के लिए कौन खड़ी हो रही है। मैं भी यही समझना चाह रहा हूँ। क्या नाम आपका? सत्यम दुबे सर। सत्यम, वही सवाल है यार कि बतौर युवा, बतौर वोटर, क्या सोचकर वोट करने जाओगे?
सर देखिए, मैं पहले बता दूं कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है। और थोड़ी देर में वो हेल्थ पता से अपने आप related- चलता है। हाँ, हेल्थ से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुला है, खुला तो है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई भी डॉक्टर नहीं है जिनकी आप कोई ऐसा पेशेंट जाए और जिनका अच्छे से इलाज हो सके। यहाँ पे आप कभी भी लेके जाएंगे, रात में कभी भी तुरंत रेफर कर देंगे, या तो आप बनारस लेके जाइए या तो आप इलाहाबाद लेके जाइए। तो मेडिकल से रिलेटेड चीजें हैं। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे अच्छे अच्छे, हर गली में आप जाएंगे, हर गली में आपको एक से एक टैलेंटेड लड़के मिलेंगे, जो कि उनकी एज बढ़ती जा रही है, उन पे कुछ काम नहीं किया जा रहा है, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और वो दुकान खोल के बैठ रहे हैं मिर्जापुर में, दुकान खोल के बैठ रहे हैं, उनकी आधी लाइफ ऐसी गुजर जा रही है। आप गए कॉलेज में एडमिशन लिए, कॉलेज पूरी किए, पूरी करने के बाद आपके अंदर टैलेंट है, तो वो टैलेंट दब के दब रह जा रहा है, उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। बस यही 2-3 मुद्दे हैं मेरी। मैं मुद्दे ही समझना चाह रहा था, और मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों से मैंने मुद्दे अपने हिसाब से समझ लिए। और वाजिब बात यह है, अब मेरा एक काम आप लोगों को करना है, काम ये करना है कि बड़ी शांति से, हाँ बिल्कुल बताइए। हम यहाँ पर हम युवाओं अपनी बात रखने के लिए खास तौर से अमर उजाला ने मौका दिया है कि हम अपनी बात को सरकार तक किसी माध्यम से पहुंचा सकें। लेकिन यहाँ पे कुछ राजनीतिक दल के भी धारा आ गए हैं, कह सकते हैं। तो बस इतना ही कहता है, अगर राजनीतिक पार्टी तरफ से आए हैं किसी, अगर एक बात तो बोल उस देते हैं, जनता बहुत समझदार होती है, वो जो देख रहा है ना उस पर बहुत भरोसा रखो, उसको समझ आता है कि कहाँ मुद्दे की बात हुई और कहाँ राजनीति हुई। लेकिन सर अभी बीच में राजनीतिक पार्टी से आए हैं, स्वागत करिए, लेकिन उनसे सिर्फ हमारे वोट के बदले वो हमारे लिए करना क्या चाहते हैं उसकी बात किया जाए। और आपको जवाब, एक मिनट, जैसे आपको जवाब नहीं मिला, आप संभवतः वोट नहीं दोगे, यही तो लोकतंत्र है। तो जो कर रहा है और क्या कर रहा है वो भी दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम युवाएं अपने अपनी बातें, न कि किसी राजनीतिक मतलब कि पार्टी की तरफ से या फिर किसी की तरफ से, हमें क्या मुद्दा चाहिए यहाँ पे, हमें हमारी जरूरतें कैसे पूरी हो, उस चीजें बात किया जाए। मैंने किसी से ये पूछा कौन जीतेगा? नहीं, मैं खुद वो नहीं चाहता, और मैं वही चाहता हूँ जो आप चाहते हो। मैंने सवाल सबसे वही रखा है, मुद्दा क्या है। हम मुद्दे को समझते हैं, और जो लोग समाधान के दावे करते हैं उनसे समाधान भी पूछ लेते हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है। अब मैं जिस काम को चाह रहा था कि आप लोग मेरा एक काम करिएगा, मेरा काम करोगे अगर, तो वो इतना काम है कि इस चर्चा को खत्म करते करते एक अपील कर रहा हूँ आप लोगों से। युवा हैं आप लोग, अब तमाम लोग अलग अलग संगठनों से, समाज के अलग अलग हिस्सों से खूब जोर तरीके से जुड़े हैं और खूब ऊर्जा आप में है। इस देश ने 6 चरणों का मतदान देख लिया, 6 चरणों के मतदान में प्रतिशत में काफी कमी भी देख ली। अब आप लोगों को ताकत दिखानी है कि हम सिर्फ मुद्दों की बात करने वाली भीड़ नहीं है साहब, मुद्दों पर वोट डालने वाली जनता भी है। और उसके लिए आपको करना यह है कि अपने अपने घरों से तो निकलना है, अपने साथियों को, परिवार वालों को भी निकालना है। तो यही अपील कर रहा हूं कि लोगों को मतदान करने को भी खूब जागरूक करेंगे। आखिरी चरण बचा है। पूर्वांचल में ट्रेनें जब लेट चलती हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि रात को कवर हो जाएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 7वें चरण तक जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है वो भी कवर हो जाएगा। इसी अपील के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि खूब मुद्दों पर बात होगी ताकि सियासत और मुद्दे साथ चल सके, इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।